हेलो दोस्तों, आज का हमारा नावल है तेरे प्यार में तेरी चाह में बाई एनी अजलान पार्ट 1। तो चले नावल स्टार्ट करते हैं। हाल के कमरे में इस वक्त इतनी खामोशी थी कि सुई भी गिरती तो आवाज़ साफ सुनाई देती। इस खामोशी को मोबाइल की चिंगारती हुई आवाज़ ने तोड़ा। ड्राइंग रूम के आलीशान सिंगल सोफे पर बैठे असफंद यार खान बुरी तरह चौंके। फिर एक नज़र सामने 3 सेंटर सोफे पर एक सांस से बैठे सैयद वहाज आलम पर डाली, जो उन्हीं की तरफ मुतवज्जह थे। फिर सामने पड़े मोबाइल को ऑन करके कान से लगाया, जिस पर मेरी की कॉल थी। सर, अनीसा मैम आ गई हैं और आपका पूछ रही हैं, मेरी ने इत्तला दी। आप उनसे खाने का पूछे, हम आ रहे हैं, उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा और एक नज़र फिर सामने बैठे शख्स पर डाली और फ़ोन रख दिया। क्या वह आ गई? सैयद वहाज आलम ने पूछा। जी, वह मेरा इंतज़ार कर रही है, अब हमें चलना चाहिए, इजाज़त दें। वह उनकी बात का मुख्तसर जवाब देते हुए बोले और करीब बैठे अपने बेटे शहरयार खान, जो किसी सोच में गुम था, को चलने का इशारा करते उठ खड़े हुए। अच्छा, अल्लाह साईं के हवाले, हम बहुत जल्द आएंगे अपनी अमानत वापस लेने। वह असफंदयार खान के गले मिलते हुए बोले, जबकि उनकी बात सुनते दोनों नकूस एक बार फिर चौंके थे। फिर बाहर की तरफ चल दिए ताकि घर जल्दी पहुंच सकें, क्योंकि उनकी लाडली बेटी, जिसमें उनकी जान बसती थी, उनका इंतज़ार कर रही थी। वह बेचैनी से इधर से उधर टहल रही थी। सामने रखा खाना वैसे ही पड़ा था जैसे मेरी रख कर गई थी। मैम प्लीज़ खाना खा लें, सर का ऑर्डर था कि आपको खाना ज़रूर खिला दूं। उनकी एक अहम मीटिंग थी जिसमें लेट भी लग सकता है। मैरी मन्नत बजे लहजे में बोली, मैंने कहा था ना कि मुझे खाना नहीं खाना, फिर तुम क्यों 2 मिनट बाद फिर से शुरू हो जाती हो? निकलो यहाँ से। वह गुस्से से बोली, क्या हो गया हमारी डोल को, इतने में क्यों गुस्सा है? बाबा जान लाउंज के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए मुस्कुराते हुए लहजे में बोले। वह पीछे घूमी और खफगी भरी घूरी डालकर लाउंज में पड़े सोफों में से एक पर बैठ गई। मतलब कि अपनी तरफ से नाराज़गी का साफ ऐलान किया गया था। अच्छा, तो बाबा की जान नाराज़ है, तो अब आप खुद बताएं कि बाबा अपनी डोल को मनाने के लिए क्या करें। उसकी नाराज़गी देखते हुए वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़े, जो फूले मुँह से बैठी उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। ओके सॉरी, हम जल्दी आ जाते, लेकिन ट्रैफिक बहुत थी जिसकी वजह से हमें आते हुए देर हो गई। वह अपने कान पकड़ते हुए शरारती अंदाज में बोले। ओके, बट एक शर्त पर, आप मुझे अभी बाहर घुमाने लेकर जाएंगे और हम डिनर भी बाहर करेंगे। वह मुस्कुराते हुए बोली। ओके डन। वह जल्दी से बोले, कहीं दोबारा नाराज़ ना हो जाए। ओके, आई लव यू बाबा जान। वह खिलखिलाते हुए उनके गले लग गई। वह ऐसी ही थी, जल्दी नाराज़ हो जाने वाली और जल्दी मान जाने वाली। असफंदयार खान की सबसे छोटी और लाडली बेटी अनीसा खान, जिसमें खान विला में बसने वाले हर शख्स की जान थी। 5 फीट 4 इंच लंबा कद, हेजल गिरी आंखें जिसमें हर वक्त एक शरारती चमक होती, सब्ज रंगत गालों में पड़ते डिम्पल और चेहरे से टपकती मासूमियत, जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। बेशक वह परकशिश लड़की है, इतना लाड प्यार मिलने के बावजूद वह निहायत ही सुलझी हुई और एहसास तरबियत की मालिक है, जो अपनी मासूमियत से किसी का भी दिल आसानी से जीत लेती है। लेकिन जो जितने लाड उठाता है, उसे उतनी ही आजमाइश से गुजरना पड़ता है, और शायद उसे भी आजमाया जाना था। अजमीर वली खान का ताल्लुक़ पेशावर के एक गांव से था। उनका शुमार जद्दी पिस्तू अडेरों में होता था। उन्हें अपने वालिद की वफ़ात के बाद गद्दी पर बिठाया गया, जिसका उन्होंने सही मायनों में हक़ अदा किया। वह एक रौबदार वाले मुसन्निफ़ इंसान थे। उनके अंडर 12 गाँव आते थे। किसी की इतनी हिम्मत न थी कि उनका हुक्म ना माने। बज़ाहिर वह बारब नज़र आते, लेकिन निहायत नरम दिल इंसान थे। उनकी शादी बचपन की मंग फातिमा बेगम, जो कि उनकी चचा दाद थी, से हुई। दोनों ने एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी। फातिमा बेगम भी एक सुलझी हुई और हर बात मानने वाली खातून थी। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में अपने शौहर का साथ दिया। अजमीर वली खान के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा असफंदयार खान, जबकि छोटा बेटा बहरोज़ अली खान। उनके दोनों बेटे नहायत ही सुलझे हुए और उनका हर हुक्म मानने वाले साबित हुए, क्योंकि उनकी तरबियत फातिमा बेगम के हाथों हुई, जिन्होंने अपने बच्चों को औरतों की इज्जत करना सिखाया। बहरोज़ खान शौक तबीयत का मालिक है, अपने भाई का लाडला। वह एक न्यूरो सर्जन है जो गांव में अपना अस्पताल चला रहा है। उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की समारा बेगम से हुई, जो बहरोज़ की यूनिवर्सिटी फेलोअर थी। उनके 2 ही बच्चे हैं, बड़ा बेटा आलियान खान, जबकि छोटी बेटी आरजू खान। आलियान आर्मी में, जबकि आरजू एस सेमेस्टर की आखिरी साल में है।
اسفند یار خان کو اگر یوسف ثانی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ نہایت وجیہ اور پرکشش پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ وہ بزنس کی دنیا میں مغرور شہزادے کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ جتنے وجیہ ہیں ان سے کئی زیادہ غصے کے تیز ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، وہ ایک سافٹ نیچر کے مالک ہیں، لیکن انہیں غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ ان کی شادی ارمیز خان نے اپنے چچا زاد بھائی کی بیٹی سرینا بیگم سے کی، جو ایک فرمانبردار بیوی اور بہو ثابت ہوئی اور ہر دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیا۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے یہاں عربیہ خان نے جنم لیا۔ وہ ایک شرمیلی اور سلجھی ہوئی بچی۔ اسفند یار خان بیٹی کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ ان کی شادی اسفند یار خان نے اپنے چچا زاد کے بیٹے زوار خان سے کی۔ عربیہ خان کی پیدائش کے 4 سال بعد شہریار خان پیدا ہوئے اور ان کے 5 سال بعد انیسہ خان نے ان کی فیملی کو مکمل کیا۔ شہریار خان اپنے باپ کی کاپی لیکن مجازاً اپنے چچا پر تھا، لیکن حقیقتاً ایک ذمہ دار شخصیت کا مالک ہے جو اپنے باپ کے ساتھ بزنس کو عروج پر پہنچا رہا تھا۔ اور انیسہ خان FSC کے دوسرے سال میں ہے۔ وہ سب خان ولا میں ایک نہایت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا نا، اور ان کی پرسکون زندگی میں پہلا پتھر تعارف پیدا کر چکا تھا۔ ایک بات یاد رہے کہ آزمائش بھی اس پر آتی ہے جو اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ وہ آج کافی دنوں بعد ڈیرے پر آیا تھا۔ آفس کی مصروفیات سے آج فرصت ملی تو اس نے سوچا کہ ڈیرے کا چکر لگا لیا جائے اور زمینوں کو بھی دیکھ لیا جائے۔ وہ زمینوں کا جائزہ لے کر واپس ڈیرے پر آیا تو مزدوروں نے درخت کے نیچے چارپائی اور لسی کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ماتھے سے پسینہ پوچھتا چارپائی پر بیٹھ گیا، مزارعے سے لسی کا گلاس لے کر پیا اور وہیں لیٹ گیا۔ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں سکون محسوس کرتے ہوئے اسے کسی کی بڑی شدت سے یاد آئی۔ پھر کچھ یاد آنے پر جیب سے موبائل نکال کر گیلری آن کی اور اس میں سے ایک تصویر کو اوپن کیا۔ آج بڑے دنوں بعد اس نے اس تصویر کو کھولا تھا۔ مائی لٹل اینجل۔ وہ تصویر کو زوم کر کے ہر اینگل سے دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا اور دھیرے سے اپنے لب اس تصویر پر رکھ دیے۔ جلدی آ جاؤ اپنے شاہ کے پاس، تمہارا شاہ تمہارے بنا ادھورا ہے۔ پھر دھیرے سے سرگوشی میں بولا اور موبائل کو اپنے دل کے مقام پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہاں، آج وہ بڑے عرصے بعد مسکرا رہا تھا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے گالوں میں گڈھے نمودار ہوئے تھے، جس کو دیکھنے کے لیے ایک جہاں منتظر رہتا تھا، اور ان سب کی وجہ ایک دفعہ پھر وہی ہستی بنی تھی۔ ہاں، وہی ہستی جو اس کی دھڑکنوں کے چلنے کا سبب تھی۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آج اسے لاہور آئے ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ شاپنگ سے گھر لوٹی تھی اور اب شاور لے کر نکلی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ضرور شہری بھائی ہوں گے، وہ سوچتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی۔ میم، اسفند سر آپ کو ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ دروازہ کھلتے ہی میری نے پیغام پہنچایا۔ واٹ؟ اس نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ خیریت اس وقت؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ آئی ڈونٹ نو میم، سر نے انٹرکام کیا تھا اور اب بس آپ کو جلدی بلانے کا بولا تھا۔ اوکے چلو۔ وہ ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی۔ وہ اس وقت بلیک فل آرم ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر میں ملوث تھی۔ وہ اسے چلنے کا بولتے اترنے لگی۔ بابا جان آپ نے بلایا؟ وہ اپنے دھیان میں بولتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، لیکن وہاں بیٹھے بڑی بڑی مونچھوں والے اور بارابب انتخاب کو دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ وہ حقیقاً ان لوگوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی جن کی نظریں اسی پر تھیں، جبکہ ان میں سے کئی لوگوں کی نظروں میں اسے دیکھ کر پیار اور کچھ کی نظروں میں اس کے لباس کو دیکھ کر ناگواری آئی تھی۔ تبھی اسفند یار خان کی نظر بھی اس پر پڑی، جو ہراساں نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھے۔ آؤ بیٹا، ان سے ملو، یہ ہیں سید وحاج عالم، آپ کے دادا کے بیسٹ فرینڈ، اور آغا جان، یہ ہے ہماری بیٹی انیسہ خان۔ اسفند خان نے اس کے خوف کو کم کرنے کی خاطر اپنے آغوش میں لیا اور اس کا وہاں بیٹھی بارابب شخصیت سے تعارف کروایا، جو آنکھوں میں شفقت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز سے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بابا ہمارے پاس آؤ۔ وہ پیار اور محبت سے مسکراتے اس سے مخاطب ہوئے۔ وہ بھی اس کی جھجک محسوس کر چکے تھے۔ اس نے ہراساں نظروں سے بابا جان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہمارا بچہ کیسا ہے؟ وہ اس کے بیٹھتے ہی اس کے گرد اپنی بازو کا اظہار بناتے ہوئے اس کا حال پوچھنے لگے۔
आगा जान, हमें 1 घंटे में वापसी के लिए निकलना है। आपको पता तो है गांव के हालात का। वह कुछ बोलती इससे पहले ही एक और बारहवा लेकिन शानदार पर्सनालिटी वाला शख्स कमरे में दाखिल हुआ। आगा जान ने इस बात में सर हिलाते हुए असफंदयार खान की तरफ देखा, जो परेशान नजरों से उन्हें ही देख रहे थे, जबकि सहरी उठ खड़ा हुआ। आगा जान, प्लीज हमें थोड़ा टाइम दे दें, ऐनी हमारे बगैर नहीं रहा। अभी उसकी बात मुंह में ही थी कि बाबा जान ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। आगा जान, आप अपनी अमानत ले जा सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। वह सपाट चेहरे से बोले। हमें यही उम्मीद थी। असफंदयार खान अपनी जुबान से नहीं फिरेगा, आगा जान मुस्कुराते हुए बोले, जबकि अनीसा हैरान परेशान सी उन सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। चलो बाबा, अपने बाबा जान से मिल लो, फिर अपनी हवेली चलते हैं, वहाँ सब आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आगा जान अनीसा से मुखातिब हुए और वह जो हैरान सी बैठी थी, आगा जान की बात सुनते ही उनका हिसार झटक कर उठी थी। व्हाट, आपका दिमाग ठीक है? मैं क्यों जाऊंगी आप लोगों के साथ? बाबा जान, या क्या हो रहा है? कौन है या लोग, और मुझे क्यों लेकर जाने की बातें कर रहे हैं? वह एक साथ सबसे मुखातिब हुई और वहाँ बैठे लोग उसकी बदतमीज़ी देखकर आग बबूला हुए थे। अगर आगा जान का हुक्म ना होता तो वह अभी तक इस नाजुक सी लड़की का हश्र बिगाड़ चुके होते। हम बताते हैं क्योंकि तुम हमारी सबसे छोटे बेटे की इकलौती औलाद हो। शाह खानदान के सबसे लाडले और छोटे बेटे की इकलौती निशानी अनीसा अजलान शाह हो और सैयद वहाज आलम की सबसे छोटी पोती आगा जान बोले, जबकि वह साकित सी नफ़ी में सर हिलाने लगी। नो, या झूठ है? आप झूठ बोल रहे हैं, है ना बाबा जान? या झूठ है? मैं आपकी बेटी हूँ ना? वह बाबा जान के मुंह पर प्यार से हाथ रखते हुए उम्मीद भरे लहजे में बोली, जैसे अभी बाबा जान हंस देंगे और बोलेंगे कि या तो मजाक है, मगर उनकी खामोशी उसे उलझन में मुब्तला कर रही थी। भाई आप बताएं ना कि यह झूठ है या लोग बोल रहे हैं ना, बताएं ना। वह आप सहरी की तरफ पलटी थी, या सच बोल रहे हैं? वह आंखों में आंसू साफ करते हुए बोला, आप सब क्यों झूठ बोल रहे हैं? और आप लोग जाएं यहाँ से, क्यों खड़े हैं यहाँ? मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं। मेरे बाबा ज़रूर किसी बात पर नाराज़ होंगे, इसीलिए वह मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं अपने बाबा को मना लूँगी, आप लोग जाएं। वह चिल्लाते हुए बोली। पता नहीं उसे एक उम्मीद सी थी कि यह सब झूठ है। अनीसा साहब, आपको समझ नहीं आई बात? आपका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, आपके असल रिश्ते या हैं। अब हम मज़ीद कोई बात नहीं सुनेंगे, चली जाओ उनके साथ। वह सर्द लहजे में बोले। उन्हें पता था कि अगर आज वह नरम पड़े तो वह कभी अपनी डोल को खुद से अलग नहीं कर पाएंगे। या लोग मेरे कुछ नहीं लगते, मेरा सब कुछ आप हैं, समझ आई आपको? आपको पता है ना, मुझे बड़ी मोछे वाले लोगों से डर लगता है, तो आप कैसे मुझे इन लोगों के साथ भेज सकते हैं? मुझे कहीं नहीं जाना। मम्मा, आप, भाई, आप भी मेरी फैमिली है। वह बुरी तरह रोते हुए हिचकियों से अपने बाबा के गले लगते हुए बोल रही थी, लेकिन बाबा जान आज नर्म नहीं पड़ना चाहते थे, इसीलिए उसे खुद से अलग करते हुए आगा जान के पास ले आए। या रही आपकी अमानत, आप इसे ले जाएं इससे पहले कि मैं अपना ज़ब्त खो दूँ। वह उसे आगा जान की गिरफ्त में देते हुए बोले और खुद रुख फेर कर खड़े हो गए। आगा जान ने अपने पास खड़े अपने बेटे को चलने का इशारा किया, जो अनीसा को पकड़कर खड़ा था। बाबा नहीं, आपकी डोल आपके बगैर मर जाएगी। भाई, बाबा जान, मम्मा, मुझे नहीं जाना। वह अपने ताया की गिरफ्त में बुरी तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन आज उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वह वास्ते देती तड़पती रही, लेकिन उसे लेकर गए, उसको उसके बाबा जान से जुदा करके ले गए। वह जा चुकी थी, हाँ, वह हमेशा के लिए अपने बाबा जान को छोड़कर जा चुकी थी। उनके दिल का टुकड़ा उनसे अलग हो चुका था, लेकिन वह जिंदा थे। और आज असफंदयार खान, जो एक जहां फतह कर चुका था, जो कभी रोया नहीं था, आज वह बच्चों की तरह बुरी तरह फूट फूट कर रो रहा था। और आज सिर्फ वही नहीं, शहरयार खान, वह भी तो रो रहा था। अपनी दोस्त, अपनी बहन की जुदाई में, जिसको तंग किए बगैर उसका दिन नहीं गुजरता था, वह हमेशा के लिए चली गई थी। और वही लान में लाउंज के दरवाजे के पास सरीना बेगम भी ज़मीन पर बैठी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उनकी भी जान बसती थी उसमें, हमेशा अपने कलेजे से ही तो लगा कर रखा था उसे, और आज वह चली गई। आज तो इस घर के नौकर भी आंसू बहा रहे थे, जिनकी मदद के लिए वह हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी। और आज तो पूरा खानविला मातम गुना था, क्योंकि अब यहाँ किसी की आवाज़ नहीं गूंजनी थी। वह सबकी मुस्कुराहट छीन कर ले गई थी। अब बाकी वीराना था, जो खानविला के हर मुकीम के अंदर बस चुका था। वह ऑफिस में बैठा अपने सामने लैपटॉप खोले मीटिंग चेक कर रहा था कि इसका फ़ोन बजा, जिस पर उसके खास आदमी गुलसेर खान की कॉल थी।
बोलो क्या खबर है। वह फ़ोन कान से लगाता अपने मखलूक अंदाज में बोला। दूसरी तरफ की बात सुनते उसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई और आज फिर उसके गालों के गड्ढे नमूदार हुए थे जो अजलान सा के चेहरे की कशिश बढ़ा गए। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ। लिटिल एंजल आ गई अपनी असल जगह। अब बहुत जल्द तुम अपने साके आगोश में होगी। वह फ़ोन कान से हटाता सामने शीशे की मेज़ पर पड़ी फ्रेम में लगी तस्वीर पर अपनी उंगलियों की पस्त फेरने लगा। जब एनी को गाड़ी में बिठाया गया वह बफरी हुई शेरनी बनी हुई थी। उसके ताया जवार सा के हुक्म पर उसे बेहोश किया गया ताकि वह खुद को या किसी और को मज़ीद नुकसान न पहुंचाए। और फिर वह लोग हवेली के लिए रवाना हो गए। आखिरकार 6 घंटों की मुसाफकत के बाद वह हवेली पहुंच चुके थे। चौकीदार ने मालिक की गाड़ियां देखते ही हवेली का भारी भरकम दरवाज़ा खोला और देखते ही देखते गाड़ियां वहां फैले सन्नाटे को चीरती हुई अंदर दाखिल हुई। यह एक वसी रुकबे पर फैली शानदार हवेली है जिसका दाखिली दरवाज़ा ही अंदर उसकी शान बता देता है। दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो सामने बड़ा सा लान है जिसमें 20 किस्म के दरख्त और पौधे लगे हैं। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने बहुत मोहब्बत से यहाँ पौधे लगाए हैं। उससे आगे बढ़े तो सामने शानदार सुर्ख ईंटों से बनी एक रेम इमारत नज़र आएगी जिसके बरामदे में मोटे मोटे पाँव वाली चारपाइयाँ पड़ी हैं जिस पर सुर्ख रंग के गोल तकिए रखे हैं। अब इस इमारत का दाखिली दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो सामने बड़ा सा लाउंज है जिसमें अखरोट की लकड़ी से बने सोफे और दीवार पर लगे हैं। वह लाउंज के दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं जो गोल घूमकर ऊपर जाती हैं। फर्श पर संगमरमर के काम किया गया है और छत पर कीमती फानूस लगाए गए हैं। आका जान गाड़ी से उतरे और अपने पीछे वाली गाड़ी की तरफ बढ़े जिसमें से 2 औरतें चादर में लपेटे वजूद को बाजुओं के सहारे गाड़ी से निकाल रही थी। उसे अपने छोटे सा के कमरे में ले जाओ और कोई भी मुझे वहां नज़र नहीं आना चाहिए। आगा जान हुक्म देते हुए अंदर दाखिल हुए और उनके पीछे बाकी सब भी मर्दाने में चले गए। आगा जान आप परेशान न हो, हम सब संभाल लेंगे, आप अभी आराम करें, बाकी सब सुबह देख लेंगे। और रही बात ऐनी की तो अजलान सा कल आ रहे हैं, संभाल लेंगे। आगा जान को परेशान देखकर जवार साहब बोले, हाँ हमारी पोती को कोई परेशानी हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह बात याद रखना, समझ रहे हो ना बाबा। वह अपने रौबदार में बोले, जी आगा जान हम सब संभाल लेंगे। वह हमारे लाडले भाई की निशानी है, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमें अपनी बेटी की तरह अजीज़ है, हम खुद उनका ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र रहें। वह आगा जान का इशारा समझते हुए बोले। आगा जान अपने कमरे की तरफ चल दिए। उनको इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन कोशिश करें उन्हें कोई शॉकिंग न्यूज़ ना सुनाई जाए, नहीं तो हार्ट अटैक हो सकता है जो उनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और यह कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, उन्हें मंगवा लीजिएगा। डॉक्टर शहरयार और सरीना बेगम से बोला। ऐनी के जाने के बाद असफंदयार खान दिल पर हाथ रखते बैठते चले गए। काफ़ी देर बाद सरीना बेगम गेस्ट रूम की तरफ गई तो असफंदयार खान उन्हें होश और से बेगाना ज़मीन पर पड़े नजर आए। उन्हें देखते ही वह उनकी तरफ भागी और शोर मचाकर शहरी को बुलाया। वह उन्हें उठाकर रूम में ले गया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल की। मम्मा प्लीज़ इस तरह तो नहीं करें ना, बाबा परेशान हो जाएंगे। शहरी जो डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ने गया था जब वापस आया तो सरीना बेगम को असफंदयार खान का हाथ पकड़कर रोते देखकर बोला, शहरी उन्हें बोलो ना, ऐसा तो ना करे, पहले मेरी ऐनी को मुझसे दूर कर दिया, अब खुद मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्या करूँगी अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो। सरीना बेगम शिद्दत से रोते हुए बोली, मम्मा जान प्लीज़ आप खुद को संभालें, इस तरह तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। शहरी उनका हाथ पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। मुझे ऐनी के पास ले चलो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें पता है ना कि जब तक वह मेरी गोद में सर रख कर ना सो ले उसे नींद नहीं आती। वह तो खाना भी मेरे हाथ का बना खाती है, हम कैसे रहेंगे उसके बगैर। वह शहरी का चेहरा हाथों में पकड़कर मिन्नतों भरे अंदाज में बोली, मम्मा मैं उसे ज़रूर वापस लेकर आऊँगा, उसे वापस आना ही होगा। शहरी उन्हें अपने कंधे से लगाए तसल्ली भरे अंदाज में बोला। उसकी आँख किसी परिंदे की आवाज़ से खुली थी। पहले तो वह ऐसे ही पड़ी गायब दिमागी से छत को घूरती रही। फिर जब सहन बेदार हुआ तो इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने पर उसे महसूस हुआ कि या तो उसका कमरा नहीं है। फिर रात का सारा वाक़या उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। उसके बाबा का किसी गैर के साथ भेज देना और वह अजीब बड़ी बड़ी मोछों वाले खौफनाक आदमी का खींच कर ले जाना। वह एकदम उठ बैठी कि सामने ग्लास वॉल के पार नज़र आने वाला मंजर उसकी आंखों को मबहूस कर गया। वह बेड से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ चल दी।
وہ سب کچھ فراموش کیے سامنے نظر آنے والے منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک بڑا سا باغ ہی تو تھا جو کسی کی بھی آنکھوں کو حیران کر دے۔ وہاں ہر قسم کا پھل پھول، درخت، حتیٰ کی سبزیاں بھی لگی ہوئی تھی۔ ہر چیز ایک لائن میں لگی ہوئی تھی۔ وہ پھولوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتی آگے بڑھی کہ سامنے ہی مختلف رنگ و نسل کے پرندے کا بڑا سا پنجرا نظر آیا اور اس کے ساتھ ہی کچھ جانوروں کو الگ الگ پنجروں میں بند کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑی اور آگے بڑھی ہوئی تھی کہ سائٹ پر نظر آتے ہی اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس طرف بڑھی اور سفید رنگ کی بلی کو اپنی گود میں اٹھا لیا جس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ ابھی وہ اس کو پیار سے پھیر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے آنے والی آواز سے وہ ٹھٹک کر اٹھی اور بلی کو بھی شاید مداخلت پسند نہ آئی۔ وہ بھی اس کی گود سے نکلتی ایک طرف بھاگ گئی۔ بی بی جی، بڑے ساسائی نے آپ کو ناشتے کے لیے بلایا ہے۔ سامنے ایک سانولے رنگ کی لڑکی جو کہ عمر میں 15 کے لگ بھگ تھی، ایک نہایت خوبصورت اور معصوم لڑکی کو حیرت سے دیکھ کر بولی، کون ساسائی؟ وہ اس لڑکی کو اپنی طرف گھورتا پا کر بولی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ اس وقت دشمنوں کے گھر میں قید ہے۔ اسے تو یہ لوگ اپنے دشمن ہی لگے تھے۔ بی بی جی، معاف کیجیے گا، اس سے زیادہ بولنے کا حکم نہیں ہے۔ ملازمہ آنکھیں جھکا کر بولی، اوکے، میں آ رہی ہوں، آپ جائیں۔ اس نے پل میں فیصلہ کیا کہ ان ظالموں سے ڈرنا نہیں چاہیے ورنہ یہ لوگ بھی اسی ملازمہ کی طرح اس سے کام کروائیں گے۔ جو حکم بی بی جی۔ ملازمہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ اس نے ایک نظر دوبارہ باغ کی طرف دوڑائی۔ نائس پیلیس، سرگوشی میں بولی۔ وہ اس جگہ آ کر بہت فریش فیل کر رہی تھی۔ ساری پریشانیاں کہیں دور جا بھاگی تھی اور وہ بہادر رہنے کا فیصلہ کرتی کمرے میں چل دی۔ بیوٹیفل، بٹ کافی بڑا ہے۔ وہ اس شاندار کمرے میں نظر دوڑاتی ہوئی بولی۔ سامنے شاندار بیڈ پڑا تھا، اس کے دائیں طرف ڈریسنگ روم تھا اور بائیں طرف بیڈ کم صوفہ پڑا تھا جس کے سامنے کرسٹل کا خوبصورت میز پڑا تھا۔ وہ باتھ روم میں فریش ہونے چل دی۔ وہ نماز پڑھ کر قرآن خوانی سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ملازمہ فون پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ سائیں، چھوٹے ساسائی کا فون ہے۔ وہ آغا جان کو فون پکڑاتے ہوئے بولا۔ انہوں نے فون پکڑتے ہوئے فوراً کان سے لگایا۔ ہاں بولو، وہ اپنے لہجے کو بیگانہ بناتے ہوئے بولے۔ آغا جان، آپ ناراض ہیں؟ سا ان کا لہجہ محسوس کرتے ہوئے بولا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ سوال کرتے ہوئے بولا۔ آپ جانتے تو ہیں میں یہاں بہت ضروری کام سے ہوں، 2 دن سے مسلسل آفس میں ہوں، اسی لیے نہیں آ سکا۔ ارے بابا، یہ بہانہ ہمارے سامنے نہیں چلیں گے، ہمیں شام تک حویلی میں نظر آؤ، کام باقی سب دیکھ لیں گے، تمہاری ہمیں حویلی میں ضرورت ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، پر آپ، ہم نے کہا نا آج شام حویلی میں نظر آؤ، ہم کوئی بہانہ نہیں سنیں گے۔ رب سائیں کے حوالے۔ وہ اپنا حکم سناتے فون رکھ چکے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ سا ان کا حکم کبھی نہیں ٹالے گا اور دوسری طرف وہ آرے آرے ہی کرتے رہ گیا۔ سائیں، ناشتہ تیار ہے، آپ کا انتظار ہے۔ آغا جان نے فوراً فون پکڑتے ملازمہ سے انہیں اطلاع کی۔ ہاں چلو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے باہر چل دیے جہاں سب آغا جان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے بلند آواز میں بولے۔ سب الرٹ ہو کر بیٹھ گئے کہ آغا جان سے سبھی ڈرتے تھے۔ ان کے رعب اور رتبے کی وجہ سے سب ان سے بات کرنے سے گھبراتے تھے سوائے اجلان سا کے۔ وہ آغا جان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا۔ وہ آغا جان پر گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سا کو دیکھ کر انہیں اپنی جوانی یاد آتی ہے۔ اگر حویلی کے مکین آغا جان کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ ہے اجلان سا، جن کے غصے سے سب پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے آگے کا آپ کو اگلے پارٹ میں مل جائے گا۔